कभी तस्वुर करें एक चाय पर काम करने वाला लड़का वो अचानक खौफनाक डाकू कैसे बन जाता है। क्या इसकी अपनी ख्वाहिश थी या हालात ने इसको इस कदर इस रास्ते पर खड़ा कर दिया। जी हां, आज हम बात करने जा रहे हैं गुलाम रसूल उर्फ छोटू, जो कि राजनपुर का डेंजरस डाकू समझा जाता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे देखने वाले और सुनने वालों को सबसे पहले मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज हम कहानी सुनाने जा रहे हैं गुलाम रसूल उर्फ छोटू की, क्योंकि एक चाय पर काम करने वाला लड़का कभी सोचें वो इतनी खौफनाक डाकू कैसे बन जाता है। इसको किसने डाकू बनाया है, क्योंकि गुलाम रसूल उर्फ छोटू ये एक राजनपुर का आम सा लड़का था। एक होटल पर काम करने वाला था। दिन में बर्तन धोना, चाय देना इसका ये काम था। क्या अचानक इसकी जिंदगी कैसे बदली है, कैसे ये खौफनाक डाकू बन गए, आज हम इससे पर्दा उठाने वाले हैं। सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, हमारा मकसद किसी क्रिमिनल एक्टिविटी या जराइम पेशा लोगों को हरगिज प्रमोट करना नहीं है। हमारा मकसद ये है इनकी जिंदगी से जितनी भी जुड़ी हुई कहानियां हैं हम आपके साथ वो शेयर कर रहे हैं, क्योंकि गुलाम रसूल छोटू इतनी खौफनाक डेंजरस डाकू बन गया। आज हम इससे पर्दा उठाने वाले हैं। आखिर इसको डाकू किसने बनाया है। इसको तफरीह मकासद के लिए यूज करें, ना कि ये मत सोचें कि हम क्रिमिनल एक्टिविटी या जराइम पेशा लोगों को प्रमोट नहीं कर रहे। हमारा हरगिज ये मतलब नहीं है। अगर चैनल पर फर्स्ट बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी करें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिए। कहानी का आगाज करते हैं। गुलाम रसूल उर्फ छोटू ये कहाँ का था। ये पंजाब के जिला राजनपुर का था। वहाँ पसमानदा इलाके से ताल्लुक रखने वाला था। एक आम सा शहरी था। आप सोचें यार, एक बात ज़हन में रखें कि गुलाम रसूल उर्फ छोटू एक चाय के ऊपर काम करने वाला है, एक ढाबे के ऊपर काम करता है, सारा दिन मजदूरी करता है। वो अचानक डाकू कैसे बन जाता है, क्योंकि इसके पीछे कौन से लोग थे। क्या पुलिस थी या पुलिस की कमजोरियां थी ये इतनी बड़ा डाकू बन गया था। क्या इसके झगड़े थे या इसके अंदर तालीम नहीं थी। आखिर कौन सी मजबूरी थी गुलाम रसूल उर्फ छोटू के ऊपर। आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। इस वीडियो को आखिर तक आपने जरूर देखना है। कहा यह जाता है गुलाम रसूल उर्फ छोटू जिला राजनपुर के पसमानदा इलाके से, जहाँ कर ये रैशी था, वहाँ एक चाय के होटल पर काम करता था। सारा दिन मजदूरी करना था, बर्तन धोना था और इसकी मामूली जिंदगी यही चल रही थी। अचानक इसको पता नहीं था कि ये मेरी जिंदगी रहेगी या अचानक जिंदगी बदल जाएगी, एक ये डाकू बन जाएगा। क्योंकि आपको पता है ढाबे के ऊपर या चाय के होटल के ऊपर सारा दिन हर तरह के लोग आते हैं। वहां पर क्रिमिनल भी आते हैं, शरीफ आदमी भी आते हैं, हर किस्म का और हर टाइप का बंदा वहां पर आता है चाय पीने के लिए। गुलाम रसूल का हर बंदे के साथ अच्छा ताल्लुकात थे और अच्छा लड़का था। कहा यही जाता है कि काफी दिन इसने मजदूरियां की। इसका वालिद जो था वो भी मजदूरियां करता था। वो भी कोई खौफनाक डेंजरस या डाकू नहीं था, ना ही इनको कोई विरासत के अंदर आप कह सकते हैं कि एक बाप डाकू था तो बच्चा भी डाकू बन गया। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि गुलाम रसूल छोटू की एक शरीफ फैमिली थी। ये एक शरीफ लड़का था। आप सोचें अगर डाकू होता या डाकू का बेटा होता तो चाय के होटल पर काम कभी भी ना करता, क्योंकि आपने देखा होगा डाकू का बेटा भी आजकल डाकू बन रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक शरीफ फैमिली थी। ये सोचना पड़ेगा कि शरीफ फैमिली ये डाकू कैसे बन जाती है। इतनी खौफ था इसका राजनपुर के अंदर, एक वक्त के अंदर इतनी खौफ था गुलाम रसूल उर्फ छोटू का। जहां पर नाम आ जाता, भत्ता लेना या कोई भी मसला होता था तो वहां पर लोगों के अंदर खौफ हो जाता था, खौफ फैल जाता था। गुलाम रसूल छोटू का नाम इतनी बढ़ चुका था, इदारों के लिए भी काफी चैलेंज अख्तियार कर चुका था गुलाम रसूल छोटू। देखें, आप इदारों के लिए जितने भी चैलेंज अख्तियार कर जाएं, जब आप एक रियासत को चैलेंज करते हैं तो फिर आपकी बच नहीं हो सकती। वो रियासत आपको कभी नहीं माफ करती, क्योंकि गुलाम रसूल छोटू भी ऐसे हुआ था। लेकिन गुलाम रसूल छोटू का कहा यह जाता है एक यहाँ पर होटल पे काम करने वाला लड़का अचानक डाकू कैसे बनता, मैं आपको बताता हूँ। गुलाम रसूल छोटू की जो कहा जाता है जहाँ पर रिहाइश थी राजनपुर के अंदर, तो वहाँ पर थोड़ी सी इनकी जमीन थी। वो जमीन के ऊपर अचानक से कब्जा हो जाता है। गुलाम रसूल छोटू की जमीन थी, थोड़ी सी थी, ज्यादा जमीन भी नहीं थी। आप ये सोचें कि ये बहुत बड़ा जिम्मेदार था तो आपका ये भी कमेंट आएगा क्योंकि ये जिम्मेदार लड़का फिर होटल पे कैसे काम करता। नहीं, कोई जिम्मेदार नहीं था, थोड़ी बहुत जमीन थी जहाँ पर ये थोड़ी बहुत काश्तकारी इसका वालिद करता था। वो जमीन के ऊपर अचानक कब्जा हो जाता है तो फिर इनकी लड़ाई हो जाती है उसी जमीन के तनाजे के ऊपर, जो सबसे पहले FIR गुलाम रसूल और छोटू के ऊपर हुई थी। और गुलाम रसूल और छोटू जेल के अंदर चला गया था, क्योंकि वहाँ के सियासतदान थे और सियासी लोग थे, वो बासर थे। एक चाय वाला क्या आपको पता कर सकता है पाकिस्तान के अंदर। तो गुलाम रसूल छोटू जब जेल के अंदर गया तो जेल से जब वापस आया है तो गुलाम रसूल छोटू काफी बदल चुका था, क्योंकि जेल
जेल के अंदर भी हर तरह का बंदा होता है। जैसे होटल पे हर तरह का बंदा आता था, तो जेल के अंदर भी हर तरह का बंदा आता था, लेकिन वहां पर इसका मिलना उठना बैठना लोगों के साथ हो चुका था। तो गुलाम रसूल छोटू ने सोचा कि अब मैं इनके साथ बराह रास्त अगर लड़ूंगा तो फिर मुझे जेल भिजवाएंगे, तो मैं अकेला कर भी कुछ नहीं सकता। फिर इसने ऐसा ऐसा जराइम की दुनिया में चला गया। छोटी मोटी चोरी करना, कभी जानवर चुरा लेना, कभी मोटरसाइकिल छीन लेना, ये छोटी छोटी डकैतियां चोरी इसके बड़े कारोबार के अंदर बदल चुकी थी। क्योंकि फिर वहाँ के जितने भी नौजवान तबका था, तालीम तो थी नहीं वहाँ पर, और गुलाम रसूल छोटू का इलाका क्योंकि खौफनाक आप समझा जाता है, वहाँ पर ये था कच्चे का इलाका था, वहाँ पुलिस के लिए भी चैलेंज था और गुलाम रसूल छोटू के लिए वो आसान बनता गया। क्योंकि गुलाम रसूल छोटू को ऐसा समझे एक छूट मिल चुकी थी। जब भी पुलिस रेड करती थी, वहाँ जाती थी, तो पुलिस को नाकामी होती थी। किस वजह से नाकामी होती थी? क्योंकि ये दरिया के पार चले जाते थे। दरिया के पार चले जाते तो पुलिस रेड करके ऑपरेशन करके वापस आ जाती थी। तो पुलिस को ये काफी थ्रेट पहुंचाते थे। गुलाम रसूल छोटू का मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। और काफी इसने अदारों के साथ चैलेंज अख्तियार किया। इतनी इदारे इसके ऊपर, जब भी पुलिस रेड करने जाती थी तो पुलिस का ही नुकसान होता था, क्योंकि इनके ठिकाने जो थे वो दरिया के पार भी थे और इस तरह भी थे। जब भी इसके ऊपर पुलिस रेड करती थी, इनको पहले ही पता चल जाता था, क्योंकि इलाके के अंदर अब इतनी खौफ हो चुका था छोटू का, और छोटू को इलाके वाले भी सपोर्ट करते थे, बताते थे कि जाएं आप जो है ना परली तरफ चले जाएं, क्योंकि पुलिस आपके ऊपर रेड करने वाली है। और कुछ पंजाब पुलिस के अंदर भी काली भेड़ियां ऐसी होती हैं कि कुछ लोग भी इसके साथ मिले हुए थे। लेकिन मैं अब उसकी तरफ तो नहीं जाना चाहता, क्योंकि देखें हमारे इदारे जो है ना, वो हर बंदा एक जैसा भी नहीं होता। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो किसी को डाकू बना भी सकते हैं, तो फिर उनका अंजाम क्या होता है आपको भी पता है। एक डाकू बनना या नाम सुनना तो आसान है, लेकिन उस डाकू से पूछो उसकी जिंदगी कैसे होती है। लेकिन इस तरफ कभी भी ना जाएं, क्योंकि अपने इदारों के ऊपर यकीन रखना चाहिए। हमारी जो रियासत है, देखें अगर एक अदालत के अंदर आपको इंसाफ नहीं मिला तो दूसरी अदालत के अंदर चले जाएं। एक अदालत के अंदर नहीं हो रहा तो दूसरी के अंदर चले जाएं, तीसरी के अंदर चले जाएं। क्योंकि पाकिस्तान के इदारे, काफ़ी इदारे हैं, ऐसे इदारे हैं, खुफिया इदारे हैं, वो आपकी कहीं ना कहीं तो हेल्प हो जाती है। जो बंदे कहते हैं कि हम हथियार उठा लेंगे तो हम किसी के साथ जंग करेंगे या लड़ाई करेंगे या हम अपने बदले आप लगाएंगे, अपनी अदालत खुद से लगा लेंगे, तो वो ऐसे समझें तो फिर उनका अंजाम यही होता है जो आप सुनते आ रहे हैं। जो भी क्रिमिनल थे आज तक मुझे बताएं कि कोई क्रिमिनल जो है ना वो माला माल हो चुका हो या बचा हुआ हो, नहीं, सब के सब मारे जाते हैं, बाद में इनकाउंटर हो जाता है। गुलाम रसूल छोटू ने वहाँ के नौजवानों को, क्योंकि वहाँ तालीम नहीं थी, वहाँ के पसमानदा इलाके के जितने भी नौजवान थे उनके ऊपर हाथ रखना शुरू कर दिया। गुलाम रसूल और छोटू ने अपनी ही गैंग बना ली। गैंग जब बनाता गया तो गुलाम रसूल छोटू फिर पुलिस के साथ बरह रास्त चैलेंज करता था। कभी फोन के ऊपर धमकी, कभी ऐसे समझे चैलेंज वीडियोस के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर आ जाता था। तो इनका ऐसे ही पुलिस के साथ जो थे थ्रेट करना इसका काम बन चुका था। ये मामूल था इसका कि पुलिस जब भी ऑपरेशन करने जाती तो पुलिस को नुकसान होता था। क्योंकि मैंने आपको पहले भी ये बात कह दी थी, क्योंकि इसके ऊपर जितनी भी इलाके वाले थे उन्होंने हाथ रखा हुआ था। कोई भी इसके साथ जो है ना दो नंबरी नहीं कर सकता। इसका इतनी खौफ था, इसकी गैंग बढ़ती गई, क्योंकि कच्चे के अंदर पहले भी ऑलरेडी भी गैंग मौजूद थी, बड़ी बड़ी गैंग के। फिर गुलाम रसूल ने छोटू ने सोचा कि मैं किसी की गैंग के अंदर काम करने से बेहतर है मैं अपनी ही गैंग बना लूं। फिर इसका मतलब ये था, काम इसका ये था, ये ब्रेन वॉश करता था नौजवान लड़कों को, कम सन उम्र लड़कों को ये ब्रेन वॉश करता था। क्योंकि उनके ऊपर हथियार दे देना, उनसे डकैती करवाना, भत्ते लेना, तो इसका मामूल बन चुका था। फिर उन्हीं लड़कों से ही काम लेता था, उन लड़कों को खर्चा करता था उनके ऊपर, तो हथियार देना था। देखें एक चाय वाले के ऊपर इतनी ऐसे हथियार आ जाते थे जो पुलिस के पास भी नहीं थे। ये हथियार कहाँ से आते हैं? क्योंकि एक आपका सवाल भी होगा कि चाय वाले के पास इतनी कहाँ से पैसे आते हैं, वो इतनी जदीद हथियार ले लेता है, इतनी बड़ा गैंग्स बना लेता है। देखें वहाँ के जो लोग थे उनसे भी इन्होंने भत्ता लेना स्टार्ट कर दिया था। जो गरीब लोग वहाँ पर अपनी काश्तकारी करते थे, जो फसल काश्त होता था, जब वो फसल पक जाता था, वो कटाई का टाइम आता था, तो उनसे 5-5 लाख, 10-10 लाख, 20-20 लाख, जितने बड़ा फसल होता था उससे उतनी ही ज्यादा ये भत्ते लेते थे। क्योंकि वहाँ पर इनके लिए ये काम बहुत ही आसान लगने लगा, क्योंकि इन्होंने सोचा कि बाकी मजदूरी करना या कहीं जाने से काफी बेहतर है यहाँ पर लोगों से भत्ता लें। क्योंकि भत्ता लेना इनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। इनके पास गैंग्स भी थी और असला भी था, और उसी पैसे का कुछ ये असला लेते थे, कुछ आपस में बांट लेते थे। इन्होंने ये सोच लिया था अब हमने इस कच्चे से बाहर नहीं जाना, जो भी वारदात करनी है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी हैवी वारदातें करते थे ये गुलाम रसूल और छोटू का
इतनी नाम हो गया था, क्योंकि वहाँ पर बच्चों को भी लोग डरा कर सुलाते थे। अगर कोई बच्चा नहीं सोला होता था रात को सोने के वक्त, तो उस बच्चे को भी कहते थे कि सो जाए, गुलाम रसूल छोटू आ जाएगा, तो वो भी सो जाता था। इतनी खौफ था इनका गुलाम रसूल छोटू का। तो ऐसा ऐसा गैंग बढ़ता गया। पुलिस के साथ भी उतनी ही चैलेंज, क्योंकि इन इलाकों के अंदर काफ़ी वारदातें होने लग गई। पुलिस के लिए काफ़ी चैलेंज था। जब भी ऑपरेशन करने के लिए जाते थे तो पुलिस का नुकसान होता था, क्योंकि इनका ठिकाना एक ही था, महफूज ठिकाना। ये दरिया की उस तरफ चले जाते थे। जब पुलिस वहाँ रेड करती थी तो ये दरिया की परली तरफ चले जाते थे। जब पुलिस वहाँ से निकल जाती थी तो ये दरिया की उरली तरफ आ जाते थे। फिर इनका काम था वारदातें करना। तो ऐसा ऐसा इनकी जिंदगी ऐसे ही गुजरती गई। देखें एक चाय वाला डाकू कैसे बनता है और किसने इसको डाकू बना दिया। देखें इस हद तक ये पहुंच चुका था। डकैती, मर्डर करना और अगवाए बार तावान और जना करना, लोगों के घरों में जाना, खौफ फैलाना बच्चों के ऊपर, फैमिली के ऊपर, इनके लिए बहुत आसान था। इन्होंने सोचा कि अब जो भी हमारी ज़िंदगी है हमने यही काम करना है और यहाँ से हमने कमाना है और यहाँ से कमा कर हमने अपनी ज़िंदगी जो है ना आगे बढ़ानी है। इन्होंने बच्चों को भी हथियार देना स्टार्ट कर दिया। इनके तरफ जो बच्चे पैदा होते थे, गुलाम रसूल छोटू के बेटे की भी एक बार वीडियो भी हमने देखी थी, आपने भी शायद देखी होगी। तो वहाँ पर एक बच्चा हथियार चला रहा है जिसकी उम्र भी कम है, तकरीबन 6-7 साल की उम्र का, वो G3 गन चला रहा है। देखें इतनी बड़ी बड़ी गन चलाना, बच्चों को हथियार देना। तो इन्होंने सोचा हम भी डकैत हैं और विरासत के अंदर अपने बच्चों को भी यही काम देकर जा रहे हैं कि ये काम मत छोड़ें, कि हमारे मरने के बाद आपने भी यही काम करना है, इदारों के साथ लड़ाई करनी है। देखें चाहे जितनी भी आप पैसा कमा लो, चाहे जितनी भी अयाशी कर लो, मरना भी है। उन गरीब लोगों का पैसा, उन बेवा औरतों के जो जेवरात आप चुराते हैं, एक दिन आपको अकेले में जवाब देना है। खुदा के सामने क्या जवाब दोगे? मरना तो आपने है। ये क्या इदारे आपको छोड़ देंगे? ये भी नहीं छोड़ेंगे। अगर किसी मुलाजिम को आप शहीद करते हैं तो वो तो एक शहीद है। जब आप मर जाते हैं तो अल्लाह जाने आपका और अल्लाह का काम है, आखिरत में क्या होता है हम कुछ नहीं कह सकते आपके बारे में। देखें एक मुलाजिम अपनी रियासत, इदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, वो अपनी कौम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो आपके साथ लड़ रहा है, तो सोचें कहीं आप तो गलत है ना। आप अगर ये जराइम ना करें तो वो इदारे भी आपके साथ नहीं लड़ते। क्यों इदारे लड़ते हैं? जब आप जराइम करते हैं तो इदारे भी हरकत में आते हैं। वो कौन सा इदारा है? आप भी अपना सरगर्मियाँ तेज़ करें तो इदारे भी खामोश बैठें। कोई भी खामोश नहीं बैठता। चाहे जुल्म जितने भी ऊपर चला जाए, एक दिन जुल्म मिटता ज़रूर है। ये आपने देखा है। और नेक्स्ट कहानी के ऊपर मैं बताऊंगा गुलाम रसूल छोटू का अंजाम क्या हुआ है, गुलाम रसूल छोटू अब कहाँ है और कैसे पुलिस ने इसको अरेस्ट किया, ऑपरेशन किया और आर्मी आप पहुंच गई। पुलिस तो नाकाम थी क्योंकि काफ़ी पुलिस वालों को इसने यरगमाल भी बना लिया था 2016 के अंदर, और कुछ को मार भी दिया था, शहीद भी कर दिया था। और ये वीडियो में नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। तो इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, इसके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हमारा मकसद किसी क्रिमिनल एक्टिविटी या जराइम पेशा लोगों को प्रमोट करना नहीं है, जस्ट इनकी ज़िंदगी से जितनी भी जुड़ी हुई कहानियाँ हैं हम आपके साथ वो शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल हमें इजाज़त दें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।